हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का अध्याय सेकंड खा जीव जगत का वर्गीकरण। हमने इसके फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि R.H. व्हिटेकर थे एक वैज्ञानिक। R.H. व्हिटेकर इन्होंने दी 5 जगत प्रणाली। तो 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। तो इससे पिछले वाले अध्याय में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ लिया था। हम कवक इस अध्याय में पढ़ेंगे, पादप जगत इससे नेक्स्ट अध्याय में है और जंतु जगत उससे नेक्स्ट अध्याय में। तो अब हम पढ़ेंगे कवक। कवक होती क्या है? आप देखते हो बरसात के मौसम में कूड़े के ढेरों पर या फिर रोटी पर, अचार पर एक फफूंद सी जम जाती है, जिसको कहते हैं फफूंद। मान लीजिए रोटी है, इस पर छोटे छोटे स्पॉट ऐसे करके हो जाते हैं, कॉटन लाइक, जैसे कॉटन होती है ऐसे स्पॉट हो जाते हैं, इसको कहते हैं कवक। कवक के लक्षण, कवक की जो लक्षण है, फर्स्ट है कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन युक्त होगी और इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। इससे पहले मोनेरा में स्पष्ट केंद्रक नहीं था। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ये। और थैलस धागे जैसी हाइफी के बने माइसीलियम के रूप में होता है। थैलस होता है इस टाइप का, रेशा टाइप होता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। संचित भोजन, जो इसमें भोजन होगा वो तेल और ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और अलैंगिक जनन बीजाणुओं तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होगा। इनमें स्पोर बन जाते हैं। मान लीजिए ये कवक है, इस टाइप से इनमें स्पोर बनेंगे और स्पोर बनने के बाद में इनमें जनन होगा और लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होगा। जो कवक होता है इसको कहते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान, इसके अध्ययन कहेंगे कवक विज्ञान और इंग्लिश में इसको कहेंगे माइकोलॉजी। वासस्थान तथा पोषण, ये हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। पर्णहरिम अर्थात क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता, जिससे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परजीवी, परजीवी अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या पौधे पर निर्भर रहना। या सहजीवी के रूप में, सहजीवी अर्थात किसी जंतु या पौधे पर ये निर्भर रहें और उसके साथ अपना जीवन यापन करें और उसको कुछ ना कुछ दें बदले में, मतलब उसके ऊपर डिपेंड ना हो, उसको भी बदले में कुछ ना कुछ दें। सड़े गले पदार्थों जैसे अचार, रोटी या पर मृतोपजीवी के रूप में होते हैं। मृतोपजीवी अर्थात मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों पर रहना। इसकी संरचना सूक्ष्म संरचना होती है, संरचना में सरल होते हैं, एक कोशिकीय धागे जैसी संरचना जैसे हाइफी। कुछ कवक में पट्ट यानी सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा इस टाइप से ये कवक होगा, इसमें ऐसा सेप्टा पाए जाते हैं। जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं उनको पट्टीय कवक कहेंगे। जैसे एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं उनको, उनमें पट्ट पाए जाते हैं और उनको पट्टीय कवक कहते हैं। तथा कुछ में पट्ट अनुपस्थित होते हैं, मतलब इन्हें पट्ट या सेप्टा नहीं पाए जाएंगे तो उनको अपट्टीय कवक कहेंगे, जैसे फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद आते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। इसमें 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 वर्धी जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन, नंबर 3 लैंगिक जनन। वर्धी जनन में विखंडन होता है या फ्यूजन होता है। जैसे कोई भी एक कवक है, मान लीजिए ये कवक का एक माइसीलियम है, माइसीलियम ये यहाँ से टूट जाए, तो जब ये माइसीलियम टूटेगा तो ये 2 कवक बना लेगा। एक कवक ये हो गया और एक कवक ये हो गया। इस तरीके से ये विखंडन द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है? मान लीजिए ये कवक है, इससे एक बर्ड निकल गई और ये बर्ड बड़ी होकर दूसरे कवक को जन्म देती है। ये अलग हो जाएगी, ये अलग कवक बन जाएगा और ये अलग कवक बन जाएगा। इसके बाद अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणुओं द्वारा और अचल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणु बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं, जो स्पोर नए कवक को जन्म देते हैं। इसके बाद सेकंड है अचल बीजाणुओं द्वारा बाई एप्लोनोस्पोर, ये राइजोपस में होता है। इसमें एप्लोनोस्पोर बनेंगे इस टाइप से और इनमें फ्लैजुला नहीं होंगे। ये एप्लोनोस्पोर नए कवक को जन्म देते हैं। कर्णा द्वारा बाई कोनिडिया, ये मोटाइल बीजाणु जैसे पेनिसिलियम में होते हैं, इनमें कोनिडिया बन जाते हैं और कोनिडिया बनने के बाद में वो कोनिडिया गिरो कर नए कवक को जन्म देते हैं।
इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो युग्मकों के संयोजन से होता है। 2 युग्मक बनते हैं, मेल और फीमेल। इसमें निम्न अवस्थाएं आती हैं, कोशद्रव्य संलयन या कोशद्रव्य संलयन होगा, पहले संलयित होगा और युग्मक बनाएगा। नेक्स्ट है केंद्रक संलयन, केंद्रक संलयन होगा। थर्ड है अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण द्विगुणित युग्मनज के अगुणित करने के लिए लैंगिक जनन निम्न प्रकार होता है। ये अर्धसूत्रण क्यों होगा? द्विगुणित युग्मनज को अगुणित करने के लिए। इसमें जो जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा? द्विगुणित, डिप्लॉइड। तो इसमें जो कोशिकाएं हैं, जो युग्मक बनेंगे, जो मेल युग्मक है मेल, उसमें भी मान लीजिए गुणसूत्र जो हैं वो जैसे मनुष्य ही है उसमें 46 होगा मेल में और फीमेल में भी 46। तो युग्मनज जो जाइगोट बनेगा वो द्विगुणित होगा, लेकिन उसको हैप्लॉइड करने के लिए, अगुणित करने के लिए यहाँ पर म्योसिस जरूरी है। जैसे मान लीजिए युग्मनज है, इसको डिवाइड करा तो अर्धसूत्री विभाजन से 2 बनेंगे और जो 2 बनेंगे इसमें 23 गुणसूत्र और इसमें भी 23 गुणसूत्र। इस टाइप से ये होता है। द्विगुणित युग्मनज को अगुणित करने के लिए अर्धसूत्रण या म्योसिस प्रवस्था इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है चल युग्मकी संयुग्मन। लैंगिक जनन निम्न प्रकार होगा। नंबर 1 चल युग्मकी संयुग्मन। इसमें चल युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। समयुग्मकी अर्थात बनने वाले युग्मक समान होंगे, सम होंगे, एक ही जैसे होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन बस उसमें प्लस और माइनस मान लिए जाते हैं। अगला है असम युग्मकी। ये असम प्रकार के होंगे, इनका जो हाइफी होगा वो एक छोटा और एक बड़ा होगा। अगला है विषम युग्मकी। युग्मक विषम युग्मकी होंगे, मेल और फीमेल। मेल युग्मक अलग बनेंगे और फीमेल युग्मक अलग बनेंगे। ख है इसका ख पॉइंट, युग्मक धानीय संपर्क। इसमें युग्मक धानी बन जाएंगी और युग्मक धानी संपर्क होकर मेल और फीमेल 2 युग्मक धानी बनेंगी, मेल प्लस फीमेल। ये दोनों अलग अलग हाई फीवर बनेंगी, मेल अलग हाई फीवर और फीमेल अलग हाई फीवर, और दोनों के संयुग्मन द्वारा युग्मक धानीय संपर्क होगा और लैंगिक जनन होगा। इसके बाद कवकों का आर्थिक महत्व। कवक हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे मशरूम खाने में यूज करते हैं। ईस्ट से बहुत सारे विटामिन जैसे थाइमिन हो गया, निकोटिक अम्ल हो गया, ये सब पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की शराब भी ईस्ट द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक द्वारा बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलियम किससे बनाई जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक द्वारा। कभी कभी इसको जीवाणु लिख देते हैं, लेकिन जीवाणु नहीं है ये पेनिसिलियम नोटेटम कवक है। हानिकारक क्रियाएं, मनुष्य में एस्परजिलस नाइजर रोग जो होता है फेफड़ों में, वो एस्परजिलस नाइजर द्वारा होता है फेफड़ों का रोग। राइजोपस, म्यूकर आदि खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। रोटी वगैरह पर जो कवक लगती है वो राइजोपस और म्यूकर लगती है, ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक इन दोनों का मिश्रण है, यानी कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये एक सहजीवी होते हैं, मतलब शैवाल और कवक दोनों सहजीवन व्यतीत करते हैं। शैवाल क्या करेगा? कवक के लिए भोजन बनाएगा, क्योंकि शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक उसको रहने के लिए स्थान प्रदान करता है और कवक जनन द्वारा वंश को आगे बढ़ाता है। वास स्थान के आधार पर, मतलब उनके रहने के आधार पर ये 3 प्रकार के होंगे। सेक्सिटोल्स अर्थात जो चट्टानों पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन सेक्सिटोल्स में आते हैं। नेक्स्ट है टेरिकोल्स मिट्टी में पाए जाते हैं। जो जितने भी मिट्टी में लाइकेन पाए जाएंगे वो सभी टेरिकोल्स होंगे। थर्ड है कोटिकोल्स, अर्थात कोटिकोल्स होंगे जो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन होंगे। इस प्रकार से लाइकेन और कवक दोनों सहजीवन व्यतीत करते हैं। जनन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन विखंडन आदि प्रकार से होगा और लैंगिक जनन केवल कवकांश द्वारा होगा, मतलब कवक जो है इसका वो लैंगिक जनन करेगा। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। SO2 की मात्रा बढ़ने पर ये मृत हो जाते हैं। इनका प्रयोग भोजन तथा दवाई में करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है विष, अर्थात विष, जहर या पॉइजन।
ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव कड़ी इसलिए है क्योंकि जब वायरस किसी सजीव पर होता है, मान लीजिए सजीव कोशिका में प्रवेश कर गया तो वो सजीव हो गया, और निर्जीव कोशिका में प्रवेश करता है तो वो निर्जीव होता है। जब तक निर्जीव सेल पर वायरस पड़ा रहेगा वो निर्जीव रहेगा, उसके अंदर गुणन नहीं होगा, इसलिए वो निर्जीव है। और जैसे ही वो सजीव में प्रवेश करेगा वो तुरंत उसका जो केंद्रक होगा, जो उसका न्यूक्लिक एसिड होगा, वो उसको तुरंत डिवाइड करना शुरू कर देगा, इसीलिए वो सजीव हो जाता है। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आप लिख देंगे वायरस। वायरस की खोज इवानोस्की ने की। इवानोस्की ने तंबाकू के पत्तों पर इसकी वायरस की खोज की। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, इन दोनों में से एक इसमें पाया जाता है। ये इस टाइप की संरचना होती है, वैसे कई प्रकार के होते हैं ये, लेकिन एक संरचना बना दी यहाँ पर। ये इसका हेड है, हेड, ये इसमें डीएनए पाया जाता है, ये इसका कॉलर है और ये इसकी टेल है। इस प्रकार से वायरस पाया जाता है। वायरस हमारे लिए हानिकारक होता है ज़्यादातर, ठीक है, और इसमें गुणन अवस्था पाई जाती है, इसीलिए ये सजीव होता है। और निर्जीव इसलिए होता है क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। अगर निर्जीव कोशिका में ये होगा तो ये गुणन नहीं करेगा, और सजीव कोशिका में होगा तो ये गुणन करेगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कवक के बारे में, उसकी अवस्थाएं पढ़ी, उसके लक्षण पढ़े, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों पढ़े, और उसके बाद पढ़ा लाइकेन, उसके बाद पढ़ा वायरस। तीनों ही छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारा कार्य आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, और बाकी जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, इससे पिछले 2 का के भी रह गए थे, 2 का के प्रश्नोत्तर भी रह गए थे और खा के भी रह गए थे, दोनों के एक साथ प्रश्नोत्तर आज हम दोनों पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।